हिंद। आज हम लोग देखेंगे मादा जनन तंत्र यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले इसके डायग्राम के बारे में देख लेते हैं। इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है इसका डायग्राम। इसके जो मुख्य जननांग होते हैं वो ओवरी होती है यानी कि अंडाशय। अंडाशय में ही अंडाणुओं का निर्माण होता है। जैसे जैसे फीमेल में मुख्य जननांग क्या होता है, ओवरी, वैसे ही मेल में मुख्य जननांग होता है टेस्टिस। तो सबसे पहले ये क्या होती है, इसकी ओवरी होती है यानी कि अंडाशय। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओवरी, अंडाशय, अंडाशय। और इस वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब, कुछ भी कह लें। ओविडक्ट मीन्स होता है अंडवाहिनियाँ, तो अंडवाहिनियाँ कह लें या फैलोपियन ट्यूब कह लें, एक ही चीज़ है वो। तो इसको हम लोग कह लेते हैं ओविडक्ट, ओविडक्ट। और ये भी ओवरी ही है, और इसी को हम लोग फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, तो डिफरेंट ना हो इसीलिए फैलोपियन ट्यूब। और इसके निचले पार्ट को हम लोग कहते हैं वेजाइना। ये इसका जो निचला पार्ट होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेजाइना। निचले पार्ट को हम कहते हैं वेजाइना यानी कि योनि। और इसके इस वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं सर्विक्स यानी कि ग्रीवा हम बोल सकते हैं। यहाँ उसका क्या कहते हैं, गर्भाशय का सबसे निचली भाग होता है। और इसको हम लोग गर्भाशय कह सकते हैं यानी कि यूट्रस। इसको क्या कह सकते हैं हम, यूट्रस, यूट्रस यानी कि गर्भाशय, गर्भाशय। इसी को हम बोलचाल की भाषा में बच्चादानी भी कहते हैं। और इसकी इस दीवार को हम लोग कहते हैं एंडोमेट्रियम। क्या कहते हैं, एंडोमेटेरियम, एंडोमेट्रियम की दीवार। ओके, तो अब सबसे पहले एक एक पार्टों के बारे में समझेंगे। तो देख लेते हैं सब इसके पार्टों के बारे में। तो देखो, ओवरी, ये जो अंडाशय होता है, अंडाशय से दो चीज़ों का स्राव होता है। नंबर एक, क्या हेडिंग डालेंगे, ओवरी। नंबर एक ओवरी यानी कि अंडाशय। अंडाशय से दो चीज़ों का स्राव होता है। एक तो अंडाशय से हार्मोन्स स्रावित होते हैं। क्या स्रावित होते हैं, हार्मोन्स। हार्मोन्स। देखो, जिस प्रकार से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वृषण से शुक्राणु और हार्मोन्स का स्राव होता था, उसी प्रकार से फीमेल में ओवरी से यानी कि अंडाशय से हार्मोन्स और अंडाणुओं का निर्माण होता है। हार्मोन्स इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। कौन कौन से होते हैं इसमें, कौन कौन से हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन, नंबर एक क्या होता है, एस्ट्रोजन, और नंबर दो होता है प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन। नंबर दो प्रोजेस्टेरॉन। तो ये दो हार्मोन स्रावित होते हैं। और दूसरा क्या स्रावित होता है, दूसरा स्रावित होता है अंडाणु। क्या स्रावित होता है, अंडाणु। ओके, ये तो ओवरी के बारे में थोड़ी जानकारी हो गई। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे, लेकिन इसको थोड़ा डीपली देख लेते हैं।
देखो क्या होता है कि अंडाशय से दो चीज़ों का स्राव होता है, एक तो हार्मोन स्रावित होते हैं। कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। दूसरा क्या स्रावित होते हैं? अंडाणु। और ये ओवरी से स्रावित होने लगते हैं लगभग 12 से 13 वर्ष की आयु में शुरू स्टार्ट हो जाते हैं, 12 से 13 वर्ष की आयु में। इसके बाद में जो सबसे पहला मासिक चक्र होता है लड़कियों में, उसे कहते हैं रजोदर्शन। और जो लास्ट में होता है उसको कहते हैं निवृत्त। ओके। किसी कन्या के, चलो इसको बाद में थोड़ा देख लेंगे, अभी इसके पार्टों के बारे में समझ लेते हैं, थोड़ा मोटा मोटा ऐसे देख लो। किसी कन्या के जीवन काल में प्रथम बार होने वाले मासिक चक्र को रजोदर्शन कहते हैं, तथा किसी भी महिला के जीवन काल में अंतिम बार होने वाले मासिक चक्र को रजोनिवृत्त चक्र कहते हैं। ओके, तो इसके बाद में ये हमने देख लिया। देखो ये जो मेंस्ट्रुअल सर्कल होता है, एक तो क्या होता है, यहाँ से सबसे पहले अगर मान लो देखो सबसे पहले अंडाणु कहाँ बनते हैं? अंडाशय में बनकर ये कहाँ आ जाते हैं? फैलोपियन ट्यूब यानी कि फैलोपियन नलिका में या ओविडक्ट में। किसके थ्रू? अंडवाहिनियाँ लेकर आती हैं, क्योंकि ये जो अंडाणु होते हैं ये अचल होते हैं और शुक्राणु चल होते हैं। ओके, तो ये क्या करता है, यहाँ से अंडाणु और शुक्राणु यहाँ पर दोनों मिलते हैं ओविडक्ट में। तो ये किसके माध्यम से जाते हैं? ये अंडवाहिनियाँ अंडाशय से अंडाणुओं को लेकर फैलोपियन ट्यूब में यहाँ पर आती हैं। अब यहाँ पर ये अंडाणु क्या करते हैं? वेट करते हैं। किसका वेट करते हैं? शुक्राणु का, यानी कि स्पर्म का। किसका वेट करते हैं? यहाँ पे स्पर्म का। ओवम प्लस स्पर्म, ये दोनों यहाँ पे वेट करते हैं। जैसे यहाँ से ये अंडाणु आ गया और ये वेट करेगा शुक्राणु का। जब शुक्राणु यहाँ से आएगा यहाँ पे, तो दोनों में निषेचन क्रिया हो जाएगी। और जब निषेचन होने के बाद में जो निषेचित अंड बनेगा अर्थात भ्रूण बनेगा, वो भ्रूण यहाँ से खसक करके इस गर्भाशय में स्थापित हो जाएगा बच्चादानी में। तो इतना समझ गए आप। और देखो एक चीज़ और होता है, जब ये अंडाणु यहाँ पे वेट कर रहे होते हैं और कोई स्पर्म नहीं जाता है, तो उसके बाद में ये निकल जाते हैं। तो ये बाहर की तरफ ऐसे ही चले आते हैं। तो ये जाते हैं तो अपने साथ में ये इस एंडोमेट्रियम की दीवार को तोड़ते हुए जाते हैं, क्योंकि ये जब अंडाणु यहाँ पे आए होते हैं तब उस समय ये एंडोमेट्रियम की दीवार अपने आप को तैयार कर रही होती है इनको स्थापित करने के लिए। चूँकि ये जो क्या कहते हैं भ्रूण बनता है, वो भ्रूण इसी में स्थापित होता है गर्भाशय में। तो ये एंडोमेट्रियम की दीवार उस समय अपने आप को तैयार कर रही होती है, और निषेचन ही नहीं हुआ तब ये स्थापित कहाँ से होगा भ्रूण? तो ये जो अंडाणु हैं ये निकल जाते हैं योनि मार्ग द्वारा, और साथ में ये एंडोमेट्रियम की दीवार को भी लेकर जाते हैं, जिससे कि काफ़ी पेनफुल हो जाता है। तो इसी को मासिक चक्र कहते हैं हम। वह प्रक्रिया जिसमें महिलाओं के अंडाणु शरीर से बाहर निकल जाते हैं मासिक चक्र कहलाता है। अब देखो ये जो मासिक चक्र होता है मेंस्ट्रुअल सर्कल, ये क्या होता है? 28 दिनों के अंतराल होता है, ऑलमोस्ट 1 to 28। ओके, कितने दिनों का होता है? 1 to 28। अब कितने दिनों के अंतराल होता है? 28 दिनों के अंतराल होता है। अब देखो यदि सपोज कीजिए जनवरी में इधर से अंडोत्सर्ग हुआ, ओव्यूलेशन हुआ, मेंस्ट्रुअल सर्कल आया, ठीक है, तो फरवरी में इधर से आएगा। फरवरी में किधर से आएगा? इधर से। ओके, तो एक महीना इधर से एक महीना उधर से। क्यों? क्योंकि ये जो एंडोमेट्रियम की दीवार होती हैं ये टूट जाती हैं, इन्हें भी परिपक्व होने में समय लगता है, इसीलिए। तो समझ गए होंगे आप लोग। ओके, तो देखो ये क्या होता है कि 1 से 4 दिनों तक ऋतुस्राव होता है। ये हो गया ना,
ये समझ गए। ऋतुस्राव चक्र जो होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको हम लोग कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये कितने दिनों के अंतराल होता है? 28 दिनों के अंतराल होता है। तो देखो 1 से 4 दिनों तक, 1 से 4 दिनों तक क्या होता है? ऋतुस्राव होता है। ओके, मेंस्ट्रुएशन होता है। क्या होता है? ऋतुस्राव, यानी कि मेंस्ट्रुएशन। ओके, अब इसके बाद में 5 से 13 दिनों तक, 5 दिनों से लेकर, यहाँ देखो 4 दिन तो हो गए, यहाँ पे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 दिनों तक, 4 दिनों तक क्या होता है? ऋतुस्राव होता है। उसके बाद में 5 से 13 दिनों तक ये जो अंडाशय में क्या होता है? फॉलिकल व परिपक्व तथा गर्भाशय में नई एंडोमेट्रियम दीवार की निर्माण तथा मरम्मत होती है। इस दीवार की मरम्मत होती है। ओके, उसके बाद में 14वें दिन अंडोत्सर्ग होता है। 14वें दिन क्या होता है? अंडोत्सर्ग होता है। ओके, ओव्यूलेशन जिसको कहते हैं हम लोग, अंडोत्सर्ग, अंडा बाहर निकलता है, अंडोत्सर्ग। ओके, वह प्रक्रिया जिसमें अंडाणु अंडाशय से बाहर निकल कर आते हैं, अंडोत्सर्ग कहलाती है। ओके, ये आपको कंफर्म हो गया होगा कि अंडोत्सर्ग किसे कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें अंडाशय से अंडाणुओं का निकलकर फैलोपियन ट्यूब में आना अंडोत्सर्ग कहलाता है। तो 14वें दिन क्या होता है, ये आपको पता हो गया। उसके बाद में 15वें से 16वें दिन तक, उसके बाद में 15वें व 16वें दिन, 15वें व 16वें दिन तक यहाँ पे क्या होता है? निषेचन। यदि होना होता है तो हो जाता है, नहीं होना होता है तो फिर वेस्ट हो जाता है, सारा कुछ बाहर निकल जाता है। तो निषेचन किस दिन होता है? 15वें दिन या 16वें दिन, 2 दिनों में हो जाता है, या तो 15वें दिन हो जाए या 16वें दिन हो जाए। ओके, उसके बाद में 20 से 25वें दिन तक निषेचित अंडाणु, उसके बाद में 20 से लेकर 25 दिनों तक, 20वें दिन से लेकर 25वें दिन तक ये जो यहाँ पे निषेचित अंडा है वो आकर के कहाँ पे स्थापित हो जाता है? यहाँ गर्भाशय में। निषेचित अंडा आकर के कहाँ पे स्थापित हो जाता है? गर्भाशय में। ओके, अब उसके बाद में निषेचन ना होने पर, अगर निषेचन हो गया तो जो निषेचित अंडा होगा वो 20वें दिन से लेकर 25वें दिन तक गर्भाशय में आ जाएगा। और यदि किसी कारणवश निषेचन नहीं हो पाया तो निषेचन ना होने पर 26वें व 28वें दिन, 26वें दिन से लेकर 26वें दिन से लेकर 28वें दिन तक क्या होता है? अंडोत्सर्ग होता है, आर्तव चक्र होता है, आर्तव चक्र। इसको ही हम लोग क्या कहते हैं? ऋतुस्राव चक्र भी कहते हैं। इसको ही हम लोग क्या कहते हैं? ऋतुस्राव चक्र, आर्तव चक्र। ओके बेटा, मासिक चक्र और मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये सारी चीज़ें एक ही होती हैं। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए होंगे ऋतुस्राव चक्र क्या होता है। और ओवरी भी आपने समझ लिया। ओविडक्ट को ही फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, यानी कि अंडवाहिनी। ओविडक्ट मीन्स क्या होता है? अंडवाहिनी, यानी कि फैलोपियन ट्यूब एक ही होते हैं। तो ये क्या करती है? प्रत्येक अंडवाहिनी, यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर 2। दूसरा पॉइंट क्या हम पढ़ेंगे? ओविडक्ट। ओविडक्ट, या इसी को हम लोग कह लेते हैं फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब यानी कि अंडवाहिनी। तो इसमें क्या होता है? अंडवाहिनी यहाँ पे लिख लेते हैं, अंडवाही। ओविडक्ट मीन्स क्या होता है? अंडवाहिनी।
तो ये जो अंडवाहिनियां होती हैं ये लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी कुंडलित होती हैं। 12 सेंटीमीटर लंबी कुंडलित संरचना होती है। कुंडलित रचना होती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देख लीजिए, ये कुंडलित है, ये कुंडल के समान कुंडलित रचना होती है। इसमें 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग। वो भाग कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहला होता है रोमाभिकीप। नंबर 1 इसी का, अंडवाहिनी के 3 भाग होते हैं। अब कौन कौन से 3 होते हैं वो देख लेते हैं। तो जो सबसे पहले होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रोमाभिकीप। पहला नंबर क्या है? रोमाभिकीप, यानी कि सीलिएटेड फ्यूनेल। इसको इंग्लिश में कहते हैं सीलिएटेड फ्यूनेल। फ्यूनेल मीन्स कीप होता है। नंबर 2 पर इसका होता है, नंबर 2 होता है फैलोपियन नलिका। नंबर 2 क्या होता है? फैलोपियन नलिका। इसकी इंग्लिश ये लिखी हुई है, यहाँ पे लिख लेना। नंबर 3 पे आता है इस्थमस। ये इसके पार्ट होते हैं, भाग, यानी कि इस्थमस। ये इसके 3 पार्ट होते हैं। अब हमने क्या देख लिया? ओवरी देख ली, अंडवाहिनी, ओविडक्ट यानी कि फैलोपियन ट्यूब देख ली। अब इसके बाद में हम क्या देखेंगे? यूट्रस। क्या देखेंगे? यूट्रस यानी कि गर्भाशय। नंबर 3 पॉइंट जो है टॉपिक, यूट्रस यानी कि गर्भाशय। 3 टॉपिक क्या है हमारा? गर्भाशय। अब गर्भाशय देख लेते हैं। गर्भाशय में दोनों अंडवाहिनियां खुलती हैं आके। देख लीजिए, ये एक अंडवाहिनी ये आकर खुली है और एक ये आकर खुली है, तो और ये वाला गर्भाशय है, तो गर्भाशय में दोनों अंडवाहिनियां खुलती हैं आके। ओके, तो समझ गए ना? एक अंडवाहिनी ये, एक ये, तो और ये वाला गर्भाशय, तो ये कह सकते हैं गर्भाशय में दोनों अंडवाहिनियां आकर खुलती हैं। सबसे पहला नंबर, दोनों अंडवाहिनियां आकर खुलती हैं। ओके, एक तो ये हो गया। और दूसरा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसका पार्ट होता है गर्भाशय में, जो निषेचित अंडा होता है। देखो, जैसे यहाँ से अंडाणु निकल कर आते हैं, यहाँ से वो स्पर्म यानी कि शुक्राणु निकल कर आते हैं, तो अंडाणुओं, नर तथा मादा युग्मकों का मिलना निषेचन कहलाता है। फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं? नर तथा मादा युग्मकों का मिलना निषेचन कहलाता है। और जब यहाँ पर निषेचन हो जाता है तो वो जो भ्रूण बनता है, निषेचित अंड बनता है, वो आकर यहीं पर स्थापित हो जाता है। कहाँ पे? यूट्रस यानी कि गर्भाशय में। तो इसका दूसरा पॉइंट हम क्या लिखेंगे? गर्भाशय में निषेचित अंड का वर्धन होता है। गर्भाशय में निषेचित अंड का वर्धन होता है, यानी कि ग्रहण करता है, ये स्थापित कर लेता है अपने अंदर। ओके, तो आई होप आप ये ओवरी समझ गए, अंडवाहिनी ओविडक्ट समझ गए, अब ये यूट्रस भी समझ गए। अब उसके बाद में ये थोड़ा
सर्विक्स जो होता है, सर्विक्स क्या होता है, ये इसी का यूट्रस का निचला भाग होता है। ओके, तो सर्विक्स किसे हम कह सकते हैं, इसका जो नंबर 4 है सर्विक्स, नंबर 4 क्या है, सर्विक्स यानी कि ग्रीवा, सर्विक्स। इसमें लिख सकते हैं यह गर्भाशय का निचला भाग होता है, यह गर्भाशय, यह गर्भाशय का निचला भाग होता है, निचला भाग होता है। यदि आप डायग्राम के माध्यम से देखेंगे तो आपको ये कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो ये क्या हुआ, ये हमारा गर्भाशय है, गर्भाशय के निचली ये देख लो, ये सबसे नीचे वाला पार्ट है, इसी निचले पार्ट को हम लोग सर्विक्स यानी कि ग्रीवा कहते हैं। अब इसके बाद में वेजाइना देख लेते हैं, VEGI यानी वेजाइना यानी कि योनि देख लेते हैं। हमारा टॉपिक क्या है, वेजाइना, 5वां नंबर, वेजाइना योनि देख लेते हैं। ये जो योनि होती है, एक तो ये नर का मैथुन अंग होती है, सॉरी मादा का, स्त्री का मैथुन अंग होता है, मैथुन अंग है, योनि क्या है, स्त्री का मैथुन अंग है। ओके, और एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो योनि की दीवारों में दो जीवाणु होते हैं, लेक्टोबिसिलाई नाम से होते हैं। योनि की दीवारों पे दूसरा नंबर क्या, योनि की दीवारों पे, दीवार में लेक्टोबेसिलाई नामक जीवाणु होते हैं, लेक्टोबेसिलाई नाम के जीवाणु होते हैं। योनि मुख के इधर उधर दो ग्रंथियां होती हैं, ये योनि है, इस योनि मुख, ये योनि का मुख होता है, और इस योनि मुख के एक इधर और एक उधर ग्रंथ होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, योनि के इधर उधर दोनों तरफ एक ग्रंथ पाई जाती है, जिसको हम लोग कौन सी ग्रंथ कहते हैं, बार्थोलिन ग्रंथ। क्या कहते हैं, बार्थोलिन ग्रंथ। ओके, तो योनि के इधर उधर दोनों तरफ कौन सी ग्रंथ होती है, बार्थोलिन ग्रंथ। अच्छा, ये ग्रंथ होती है, इस ग्रंथ का कार्य क्या होता है, इस ग्रंथ का कार्य ये होता है, लैंगिक उत्तेजना के समय क्या करता है ये ग्रंथ, लैंगिक उत्तेजना के समय यानी कि सेक्स के दौरान के समय एक साफ द्रव स्रावित करता है। क्या करता है, द्रव स्रावित करती हैं। ये जो ग्रंथियां होती हैं, ये जब लैंगिक उत्तेजना के समय यानी कि सेक्स के दौरान क्या करती हैं, एक द्रव स्रावित करती हैं। तो हमने ये अब यौन के बारे में भी देख लिया। अब हम थोड़ा ये देख लेते हैं कि लड़कियों में 12 से 13 वर्ष की आयु में यौवन आरंभ हो जाता है। क्या हो जाता है, यौवन आरंभ हो जाता है। तो यौवन आरंभ के कुछ सामान्य लक्षण होते हैं, जैसे क्या हो जाता है, आवाज़ पतली हो जाना। लड़कों में आवाज़ मोटी हो जाती है, लड़कियों में जस्ट अपोजिट। तो क्या हो जाता है, आवाज़
पतली हो जाना, पतली हो जाना, आवाज़ पतली हो जाना। एक तो ये हो गया। दूसरा ये हो जाता है कि इनमें जब यौवन आरंभ होता है तो स्तनों का विकास हो जाता है, स्तनों का विकास होता है, स्तनों का विकास होता है। तीसरा नंबर ये हो जाता है कि जब इनमें यौवन आरंभ शुरू हो जाता है, ये कुछ लक्षण हैं जो यौवन आरंभ शुरू हो जाने के बाद में दिखाई देने लगते हैं। स्तनों का विकास हो जाता है और कच्छी तथा जंघन पे बाल उग आते हैं, कच्छी तथा जंघन में बाल उग जाते हैं। और इसका अगला नंबर है कुछ मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होते हैं। लड़कियों में कुछ मनोवैज्ञानिक क्या होते हैं? मनोवैज्ञानिक परिवर्तन भी होते हैं। मनोवैज्ञानिक परिवर्तन का मतलब ये होता है कि जो लड़कियां होती हैं वो लड़कों की तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं और जो लड़के होते हैं वो लड़कियों की तरफ, यानी कि अपने अपोजिट लिंग के विपरीत अपने अपोजिट लिंग की तरफ क्या हो जाती हैं, ये थोड़ा आकर्षित हो जाती हैं, ये कह सकते हैं। ये कुछ यौवन आरंभ के समय होने वाले कुछ लक्षण हो गए। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे। एक बार इसे समरी के तौर पर देख लेते हैं। अंडाशय से दो चीज़ों का स्राव होता है, एक तो हार्मोन्स और दूसरा अंडाणु। हार्मोन्स कौन कौन से? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। और इससे जो अंडाणु होते हैं निकल कर कहाँ जाते हैं? अंडवाहिनियों में, यानी कि फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन नलिका में। और यहाँ से क्या करता है, यहाँ से शुक्राणु आ जाते हैं और शुक्राणु और अंडाणु का यही मिलन हो जाता है और जिससे कि भ्रूण बनता है और वो भ्रूण आकर कहाँ? गर्भाशय में स्थापित हो जाता है और इसके बाद में भ्रूण का विकास होता है। और एक चीज़ और देख लेते हैं, इसमें एक होता है वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, नलबंदी और नसबंदी। देखो पुरुषों की वास डिफरेंस को, यानी कि शुक्रवाहिनियों को काट दिया जाता था, जिसको वेसेक्टोमी कहा जाता था। इसमें इसकी अंडवाहिनियों को काटकर बांध दिया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? ट्यूबेक्टोमी। ऐसे बांध दिया जाता है जिससे अंडाणु बाहर नहीं आ पाते हैं, बनते हैं प्रॉपर लेकिन बाहर नहीं आ पाते हैं। देखो, ट्यूब को काटना ट्यूबेक्टोमी और वास को काटना वेसेक्टोमी। तो पुरुषों में वास डिफरेंस को काटा जाता था तो इसका मतलब उसमें वेसेक्टोमी होता था, और इसमें ट्यूब को काटा जा रहा है तो क्या होगा? ट्यूबेक्टोमी। महिलाओं में क्या होता है? ट्यूबेक्टोमी। ये एक परिवार नियोजन की स्थायी विधि भी है। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।